नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जुलाई की सीरीज में भारतीय निवेशकों ने 4131 किलो की रिकॉर्ड मात्रा में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदे हैं। इस वर्ष बेचे गए 10 टन सोने का 40% है। जुलाई माह के इशू में सरकार ने 2004 करोड़ रुपए के बॉन्ड बेचे हैं। नवंबर से अब तक जुलाई माह में सर्वाधिक बिक्री में 2016-17 का रिकॉर्ड भी टूट गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी बेचकर राइट्स इशू और बीपी के साथ ज्वाइंट वेंचर से 2,12,809 करोड़ रुपए जुटाए हैं। अब रिलायंस समूह इस पैसे को डेट म्यूचुअल फंडों में निवेश कर रहा है। अभी तक कंपनी ने 35,250 करोड़ रुपए इन फंड्स में लगाए हैं। रिजर्व बैंक रेपो रेट में कटौती कर सकता है। इस उम्मीद से बैंक और निवेशक भी डेट फंड में निवेश कर रहे हैं। जी टीवी विशेषज्ञों के अनुसार इससे म्यूचुअल फंड में भारी मुनाफा निवेशकों को मिलेगा। एक म्यूचुअल फंड को एक बार फिर निवेश का सबसे ज्यादा लाभ देने वाला बनाया जा रहा है। विदेशी मुद्रा बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि रिलायंस द्वारा जियो प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी बेचने के बाद जो पैसा भारत आया है उससे रुपया बीते एक माह में 114 पैसे मजबूत हुआ है। 17 जून को एक अमेरिकी डॉलर का मूल्य 76 रुपए था। 17 जुलाई को यह 75 पर बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। बाजार 548 अंकों की तेजी के साथ 37,020 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 162 अंक उछलकर 10,901 पर बंद हुआ। बीएसएनएल के शेयर में 12.4 और ओएनजीसी के शेयर में 5.8% की बढ़त देखने को मिली। भारतीय इंफ्राटेल, गेल और रिलायंस भी टॉप गेनर रहे। लॉकडाउन के दौरान शेयर बाजार में नए रिटेल निवेशकों ने दांव आजमाया है। अगर शेयर बाजार मार्च के निचले स्तर से 40% बढ़ा है, इसमें निवेशकों का भारी योगदान रहा। इस निवेशकों ने पहली ही बार में अच्छी कमाई की है। हालांकि यह एक जुआ की तरह किया गया निवेश है। नए निवेशकों ने सरकारी, छोटे बैंक, निजी बैंक, केमिकल जैसे सेक्टर में दांव खेला है। शुक्रवार को वायदा बाजार में कमजोर मांग के चलते सोने की कीमतों में गिरावट आ गई। सोने का भाव 23 रुपए गिरकर 48,750 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। दूसरी तरफ वायदा कारोबार में चांदी भी कमजोर मांग के चलते 335 रुपए गिरकर 52,275 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी रिफंड क्लेम में 1,875 करोड़ रुपए का टैक्स फ्रॉड करने वाले 1,377 निर्यातक गायब मिले हैं। इस फर्जीवाड़े में गायब निर्यातकों में से कुछ 7 स्टार निर्यातकों की श्रेणी में आते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क बोर्ड ने जोखिम भरे निर्यातकों से 115 करोड़ के मामले का पता लगाया है। गायब निर्यातकों की अब जांच की जा रही है। चीन अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के बाद आईफोन के लिए असेंबलिंग करने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी पेगाट्रॉन दुनिया के दूसरे देशों में सुरक्षित जगह खोज रही है और उसकी नजर भारत पर भी है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि भारत में ही आईफोन की सहयोगी कंपनी असेंबलिंग यूनिट लगाएगी। चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव के बीच चीन से राखी का आयात 30% घट गया है। इससे चीन को करीब 400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। भारत चीन के बीच विवाद का असर दिवाली पर भी पड़ने की संभावना है। भारत में दीपावली के त्योहारी ऑर्डर भी बंद कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ भाड़े में बढ़ोतरी के कारण राखी की कीमतों में 10 से 15% का उछाल आया है। भारतीय रेलवे ने कानपुर से मुगलसराय के बीच 417 किलोमीटर के लंबे इंटरफ्रंट कॉरिडोर के तहत रेलवे सिग्नल और दूरसंचार के लिए काम करने वाली चीनी फर्म बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशंस ग्रुप के साथ 2016 में हुआ 471 करोड़ रुपए का करार तोड़ दिया है। रेलवे का कहना है कि फर्म ने निर्धारित समय सीमा में काम नहीं किया। देश की प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनी एचसीएल के फाउंडर चेयरमैन शिव नाडर ने 75 साल की उम्र में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब उनकी बेटी रोशनी नाडर मल्होत्रा कंपनी के चेयरपर्सन का पद संभालेंगी। कंपनी का मुनाफा पिछली तिमाही में 31% बढ़ा है। नाडर की बेटी रोशनी का नाम फोर्ब्स पत्रिका की सूची में वर्ष 2019 में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल था। वह भारत की सबसे अमीर महिला हैं। पिछले कारोबारी साल में कर्ज लेने वाले सिर्फ 10% लघु उद्यमों की कमान महिलाओं के हाथ में है। ये बात शुक्रवार को जारी हुई सर्वेक्षण रिपोर्ट में कही गई है। यह सर्वेक्षण न्यू ग्रोथ क्रेडिट ने कराया था। रिपोर्ट में आधिकारिक आंकड़ों के हवाले से कहा गया है कि 2018 में देश में 5.85 करोड़ उद्यमी थे। इनमें 14% महिलाएं थीं। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज के तहत आवेदन देने की समय सीमा बढ़ाकर 26 जुलाई कर दी है। देश भर में स्टार्टअप और आईटी एंटरप्रेन्योर की तरफ से इससे ज्यादा दिलचस्पी दिखाए जाने के बाद इसकी समय सीमा बढ़ाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।